गुड मॉर्निंग एमकॉम सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के जीएसटी एंड कस्टम लॉ के पेपर में जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं। पहला लेक्चर है जीएसटी के बारे में हम स्टडी करेंगे आज। सबसे पहले हम रेफरेंस बुक्स देख लें। ये रेफरेंस बुक्स हैं जीएसटी एंड कस्टम लॉ की बाई सीए डॉक्टर के एम बंसल। सेकेंड बुक है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डॉक्टर एस सी मेहरोत्रा एंड डॉक्टर बीपी अग्रवाल। तीसरी बुक है गुड्स एंड सर्विस टैक्स डॉक्टर बी के अग्रवाल एंड अदर राइटर्स हैं। आप इन सभी बुक्स को रेफर करिए और सभी अच्छी बुक्स हैं और सभी में कंटेंट बहुत बढ़िया दिया हुआ है। हम इन सब का धन्यवाद देते हैं। इसके अलावा हम गूगल ट्रांसलेटर का भी धन्यवाद देंगे जिसके माध्यम से हिंदी वर्जन किया गया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जीएसटी। जीएसटी करने से पहले समझने से पहले हमें समझना होगा टैक्स क्या होता है। एक्चुअली टैक्स सरकार के द्वारा इंडिविजुअल्स और लीगल एंटिटीज के ऊपर एक फाइनेंशियल चार्ज है जिसका भुगतान करना अनिवार्य है। अर्थात एक व्यक्ति के ऊपर या एक लीगल एंटिटी जैसे कंपनी है या किसी भी प्रकार का वस्तु के ऊपर सेवाओं के ऊपर जो भी एक दायित्व फाइनेंशियल लगाया गया है जिसका भुगतान करना अनिवार्य है उसे हम कर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सरकार के द्वारा कर क्यों लगाया जाता है। एक्चुअली सरकार के द्वारा कर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सरकार को सामाजिक हित में बहुत सारा कार्य करना होता है। पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत सारा कार्य करना है। बहुत सारा पब्लिक सार्वजनिक तौर पे कार्य करना है। सरकारी व्यय का पूरा करना है। इसके अतिरिक्त देश में आंतरिक सुरक्षा और बाहरी शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करना है देश को, राष्ट्र को। इसीलिए सरकार के द्वारा कर लगाया जाता है। क्योंकि सरकार एक बात जरूर ध्यान रखे, करदाता जब अपना कर का भुगतान करता है तो वह अपना दावा नहीं पेश कर सकता कि मैंने कर का भुगतान किया है इसलिए मुझे लाभ दिया जाए। ये कोई म्यूचुअल नहीं है, ये एक अनिवार्य भुगतान है और इसको देना भी जिसके ऊपर लगाया गया है उसके लिए अनिवार्य होता है। इसके अतिरिक्त सरकार को देश के अंदर विकास करना है, उसके लिए विकास के लिए धन की आवश्यकता है, तो कर लगाना अनिवार्य है। अर्थात सरकार के द्वारा कर क्यों लगाया गया? सरकारी व्यय के लिए, समाज कल्याण के लिए, देश की सुरक्षा और विकास के लिए। अब प्रश्न उठता है कर कितने प्रकार के होते हैं। कर लगाते हैं सरकार के द्वारा दो प्रकार, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का अर्थ एग्जांपल है आयकर और इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है जीएसटी एवं कस्टम ड्यूटी। अब पहले हम डायरेक्ट टैक्स लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक्चुअली डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स है जो एक पर्सन की आय पर और संपत्ति पर लगाया जाता है और उसी व्यक्ति को स्वयं वहन करना होगा। अर्थात जिस व्यक्ति के ऊपर ये लगाया गया उसी व्यक्ति को इसका देय करना है और वहन भी उसी को करना है, वो आगे पास नहीं कर सकता। मीन्स ए टैक्स इज सेड टू बी डायरेक्ट व्हेन impact and incidence of taxation are with the same person। इसका उदाहरण है आयकर। मीन्स डायरेक्ट रूप में लगाया जाता है, उसी व्यक्ति से इकट्ठा किया जाता है डायरेक्ट टैक्स आयकर और उसी व्यक्ति को देना होता है जिस पर यह कर लगाया गया है। दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर जिसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है।
अर्थात एक व्यक्ति पे लगाया गया और जिस पर लगाया गया और जिसके द्वारा भुगतान किया गया, उसने यह कर किसी अन्य व्यक्ति पर शिफ्ट कर दिया। जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाया जाता है, अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है, क्योंकि जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। और जब आप सामान लेने गए तो होलसेलर ने सरकार को दिया, रिटेलर से लिया, और रिटेलर ने जब होलसेलर को दिया तो उसने कंज्यूमर से ले लिया। अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से कर इकट्ठा किया गया। इसका उदाहरण है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें वर्तमान स्थिति को ही ध्यान में रखना है। इसका अर्थ है कि अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कर का जो अंतिम भार है वो उपभोक्ता पर पड़ता है और उपभोक्ता को देना पड़ता है। अब आते हैं अप्रत्यक्ष कर, जो कि हमारा सब्जेक्ट ही अप्रत्यक्ष कर के ऊपर ही हमारा पेपर। अप्रत्यक्ष कर के फीचर्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स। सबसे पहली बात है इक्विटेबल। जो अप्रत्यक्ष कर है वो वह कर एक न्याय संगत तौर पे है, इक्विटेबल बेसिस पे है। कैसे? जो विलासिता की वस्तुएं होंगी या सिन प्रोडक्ट्स हैं, अर्थात जैसे नशे के पदार्थ, उनके ऊपर अधिक दर से कर लगाया जाता है। जबकि जो सामान्य व्यक्ति के जनजीवन के लिए आवश्यक है, उनके ऊपर कर कम दर से या शून्य दर से कर लगाया जाता है। तो पहली एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये इक्विटेबल है। दूसरी बात है कि टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज होता है। जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है, अर्थात वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर लगाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी ने कोई वस्तु खरीदी है तो उसको सप्लाई होने पर, या कोई सेवा ली है उस सेवा की सप्लाई होने पर कर लगाया जाता है। तीसरी बात है इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट। इसका अर्थ अभी बताया है कि इसका इम्पैक्ट अलग अलग व्यक्ति पे हो सकता है। इंसिडेंस मीन्स करापात और इम्पैक्ट मीन्स कराधात, अलग अलग व्यक्तियों पर होता है। चौथी एक विशेषता नजर आती है वो है रिग्रेसिव टैक्सेशन। रिग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब है कि ये डिपेंड नहीं करता इस बात पर कि पेइंग कैपेसिटी क्या है, अर्थात अमीर गरीब सब पर एक जैसा ही टैक्स लगाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को टैक्स देना है, चाहे वो गरीब है। आप सवाल बाजार जाके एक साबुन की टिक्की खरीद के लाते हैं, एक अमीर आदमी भी साबुन की टिक्की खरीद के ला रहा है, तो दोनों को ही समान दर से टैक्स देना है। अर्थात एक दर होता है किसी व्यक्ति के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है जी मैं टैक्स नहीं देता, झूठ बोलता है, उसे यही नहीं पता कि वो टैक्स नहीं देता। आप जीवन में इतनी सारी वस्तुएं खरीदते हैं, उन पर जीएसटी पे करते हैं, चाहे आप अमीर हैं चाहे गरीब है कोई व्यक्ति, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पांचवी विशेषता नजर आती है कि सरकार का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। जीएसटी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सोर्स है। सरकार को इससे बहुत अधिक आमदनी होती है, जिससे कि सरकार अपने उद्देश्य पूरे कर पाती है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि फिर दोनों में अंतर क्या है? सरकार को लेना ही था तो भाई ले लेती, डायरेक्ट टैक्स करके ले लेते। नहीं, सरकार डायरेक्ट टैक्स का अलग सेगमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स का अलग सेगमेंट, दोनों के उद्देश्य अलग अलग है। तो पहले हम अंतर समझ लें कि अंतर क्या है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में। पहला अंतर का जो आधार है वो है, अगर हम अर्थ में देखें इसको, तो प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर होता है जिसे एक पर्सन पर लगाया जाता है और उसी पर्सन के द्वारा
वहन किया जाता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है और अंतिम उपभोक्ता के द्वारा इसका वहन किया जाता है, जैसे जीएसटी। दूसरा अंतर का आधार हमने लिया है फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन। जो डायरेक्ट टैक्स है वो फ्लेक्सिबल होता है, जैसे जैसे समृद्धि होगी, समृद्धि काल होगा, राजस्व ज्यादा बढ़ेगा, टैक्स ज्यादा देना पड़ता है आपको। जबकि अप्रत्यक्ष कर अनुपातिक होते हैं और ये अनुपातिक रूप से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते, राजस्व में वृद्धि नहीं होती। तीसरा है स्टेबिलिटी, स्थिरता। अगर हम प्रत्यक्ष कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे बेटा, तो अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम करने का एक तरीका है डायरेक्ट टैक्स। और जब हम अतिरिक्त क्रय शक्ति को कम कर लेते हैं तो मुद्रास्फीति के दबाव को भी कम कर लेते हैं। इसलिए आपने देखा होगा डायरेक्ट टैक्स ज्यादा आमदनियों पर ज्यादा दर से कर लग रहा है। इससे स्टेबिलिटी मेंटेन करने में सही रहता है, प्रोत्साहित होते हैं। जबकि अप्रत्यक्ष कर मुद्रास्फीति होता है, मतलब स्थिरता कोई प्रदान नहीं करता, स्थिरता प्रदान नहीं करता है, ना इसको प्रोत्साहित करता है। चौथा बेटा अंतर है इविशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स की चोरी। देखो बेटा, कर का भार चूंकि सीधा पड़ता है तो आदमी आय छुपाने की कोशिश करता है, और जब वो छुपाएगा तो इसे इवेशन बोलेंगे। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत कर का भुगतान चूंकि स्वयं वहन कर रहा है तो वो कर की चोरी की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो बताएगा नहीं तो वो कर देने से बच जाता है। जबकि अप्रत्यक्ष कर मूल्य में शामिल होता है, प्राइसिंग में शामिल होता है, तो पता नहीं चलता भाई इतना कर देना है। ऐसी स्थिति में कर की चोरी मुश्किल होती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला कंसेप्ट लेते हैं हम, क्योंकि हमारा जीएसटी ही पेपर है उसी के संदर्भ में। तो पहले हम समझ लें जीएसटी का भारत में क्या इतिहास था। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। भारत अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में समझे, पहले भारत में तो 1 जुलाई 2017 से समस्त भारत में लागू हो गया, परंतु विश्व में सबसे पहला देश था फ्रांस 1954 में, जहां पर जीएसटी लागू किया गया। 1954 से लेकर आज 2021 तक 160 से ज्यादा देशों में जीएसटी लागू हो चुका है। इसी क्रम में भारत में 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। पहले जीएसटी से पहले हम अप्रत्यक्ष कर के नाम से बहुत सारे कर देते थे, जिनको सबस्यूम कर दिया गया है, और एक राष्ट्र एक कर के संकल्प को लागू किया गया है जीएसटी के माध्यम से। तो अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में सोचे देखें तो बेटा, फ्रांस पहली कंट्री थी 1954 में। आज तक 160 से ज्यादा देशों ने इसे अडॉप्ट कर लिया जीएसटी सिस्टम को। भारत ने 1 जुलाई 2017 को अडॉप्ट करके लागू कर दिया पूरे भारत में। इससे क्या लाभ हुआ? एक समान दर से कर लगता है। अब अलग अलग राज्यों में एक ही उत्पाद पर अलग अलग दर से कर नहीं लगता, और वस्तु और सेवा दोनों को इसमें शामिल किया गया है जीएसटी के अंतर्गत। अब प्रश्न आप पूछेंगे, सर भारत में क्या रातों रात लागू हो गया? नहीं, इसका एक 2004 में केलकर टास्क फोर्स थी। केलकर टास्क फोर्स ने एक आइडिया दिया इंटीग्रेटेड टैक्स सिस्टम का।
वहां से ये आइडिया फ्लोट हुआ और उसके बाद कमेटी टास्क फोर्स ने काम किया और 2007-8 के जो बजट था उसमें तत्कालीन वित्त मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने ये घोषणा की कि हम भारत में 1 अप्रैल 2010 से जीएसटी लागू करेंगे। परंतु आप खुद समझिए, बहुत सारे टैक्सेस का सबसूम करके खत्म करके राज्यों और केंद्र के बीच में एक कर बनाना, इसमें बहुत सारा कार्य करना था। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस रहे जिसकी वजह से ये डेडलाइन मिस हो गई और फिर उसके बाद लगातार अप्रैल 2010 के बाद से डेडलाइन मिस होती रही और 2014 में एनडीए गवर्नमेंट ने 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में बिल प्रस्तुत किया जीएसटी के ऊपर। यह 122वां अमेंडमेंट बिल था जीएसटी के ऊपर। इसका पर्पस था कि चूंकि हमारे संविधान में एक अमेंडमेंट करना जरूरी था क्योंकि हम एक नए रिजीम की तरफ जा रहे हैं, तो 6 मई 2014 को एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया गया लोकसभा में और 6 मई को 2014 को पास किया गया, सॉरी, और 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में पास कर दिया गया। मैंने अभी बताया कि एनडीए गवर्नमेंट ने 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा में 122वां अमेंडमेंट बिल ऑन जीएसटी प्रेजेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके 6 मई 2014 को पास कर दिया गया लोकसभा में। 3 अगस्त 2016 में राज्यसभा में पास किया गया ये अमेंडमेंट बिल। 8 सितंबर 2016 को महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए गए। इससे जीएसटी का रास्ता साफ हो गया और आगे बढ़ने की प्रक्रिया लागू हुई। चले हम इसके बाद लोकसभा में 4 बिल प्रस्तुत किए गए। ये चारों बिल 27 मार्च 2017 को प्रस्तुत किए गए, 29 मार्च 2017 को पास किए गए और 12 अप्रैल 2017 को महामहिम राष्ट्रपति जी के असेंट हो गया, उस पर सहमति मिल गई, उस पर साइन हो गए। ये चारों बिल कौन से थे? सेंट्रल जीएसटी बिल 2017, इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल 2017, यूनियन टेरिटरी जीएसटी बिल 2017 और जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017। ये चारों बिल जब पास हो गए तो एक्ट बन गए, अर्थात केंद्र ने अपना कार्य पूरा कर लिया। इसके पश्चात सभी राज्यों को अपनी राज्य में स्टेट जीएसटी बिल पास करने थे और ये स्टेट जीएसटी एक्ट बनाने थे। भारत में 28 राज्य हैं। उन 28 राज्यों ने अपने अपने बिल पास किए। 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। इन तीनों ने स्टेट जीएसटी बिल पास किया और अपना एसजीसीएसटी का हिस्सा बन गए। इसके अलावा यूनियन टेरिटरी 5 हैं: अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, चंडीगढ़ एंड लद्दाख। जिन 3 यूटी जिनके अपने लेजिस्लेचर हैं, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, इनके द्वारा अपना विधान से पारित कर लिया क्योंकि इनके पास अधिकार था और देश के 28 राज्यों ने अपना पास किया। इस तरह से 1 जुलाई 2017 को तक सभी राज्यों में ये पास हो गया था। उससे पहले और उसके पश्चात पूरे देश में जीएसटी एक्ट लागू हो गया। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज जीएसटी।
जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है। यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया बेटा। जीएसटी का मीनिंग क्या है पहले तो समझिए। एक्चुअली व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी से तात्पर्य एक ऐसे कर से है जो भारत में माल एवं सेवाओं की पूर्ति से निर्धारित दर से आरोपित और वसूला जा रहा है। आरोपित का मतलब लगाया जाना और फिर से लेना, इसे जीएसटी बोलते हैं। मीन्स ए टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। लेकिन इसमें बेटा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन शामिल नहीं है। ये शराब है, ये इसमें शामिल नहीं है। ऐसी शराब शराब वो जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज की जाती है वो इसमें शामिल नहीं है, जीएसटी के दायरे में नहीं है। दूसरी बात, अगर हम कंसेप्ट है पढ़ रहे हैं जीएसटी का, ये पूरे भारत में लागू किया जाता है, पूरे भारत में लागू है। तीसरी बात, ड्यूअल जीएसटी एक्चुअली कंकरेंटली सेंटर और स्टेट दोनों के द्वारा लगाया जाता है, अर्थात दोनों ही टैक्स वसूले जाते हैं अलग अलग अगर एक ही राज्य के अंदर वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति की जाती है। चौथी बात है कि जीएसटी एक फाइनली कंज्यूम्ड मींस डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। सबसे आखिरी में जहां आप यूज करेंगे वहां टैक्स शिफ्ट हो जाएगा, आखिरी में उस व्यक्ति से वसूला जा रहा है। पांचवी बात है कि अगर आप एक ही राज्य के अंदर सेल करते हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और मेरठ से लखनऊ माल की सप्लाई करते हैं तो इसे बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई, एक ही राज्य के अंदर करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगेगा, अर्थात अगर उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश जीएसटी है और राजस्थान है तो राजस्थान जीएसटी। इसमें एक विशेषता, अगर किसी वस्तु के ऊपर 18% की कर की दर है तो 9% आधा सेंट्रल जीएसटी होगा और आधा स्टेट जीएसटी होगा। अगर किसी वस्तु पर 12% की दर है तो 6% सेंट्रल जीएसटी होगा और 6% स्टेट जीएसटी होगा। अगर यूनियन टेरिटरी के अंदर ही वस्तुओं और सेवाओं का सप्लाई जा रहा है तो आधा सीजीएसटी होगा और आधा यूजीएसटी होगा। अगर चंडीगढ़ से चंडीगढ़ में ही माल की सप्लाई हो रही है तो आधा सीजीएसटी होगा और आधा यूजीएसटी होगा। और अगर आप जयपुर और जोधपुर के बीच में सामान की सप्लाई कर रहे हैं, जयपुर से जोधपुर या वाइस वर्सा कर रहे हैं, तो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लगेगा। लेकिन यदि आप जयपुर से लखनऊ सामान भेज रहे हैं, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से यूनियन टेरिटरी में या एक यूनियन टेरिटरी से दूसरी यूनियन टेरिटरी में, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक राज्य से दूसरी टेरिटरी में सामान की सप्लाई करते हैं या वस्तुओं सेवाओं की सप्लाई करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आईजीएसटी लगेगा केवल, सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगेगा। और वो आईजीएसटी सपोज उस उत्पाद पर 28% है तो 28% की दर से आईजीएसटी लगेगा, जिसका बंटवारा बाद में किया जाता है। उसके लिए भी काउंसिल में के माध्यम से, काउंसिल ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसके माध्यम से हो जाता है बंटवारा। यहां तक जीएसटी समझ में आ गया होगा। अब एक कंसेप्ट है जीएसटी काउंसिल, ये हम बाद में बताएंगे आपको। पहले हम समझ लें कि जीएसटी के 4 रेट है, 5%, 12% वर्तमान में, 18% और 28%। विलासिता की वस्तुओं के ऊपर बेटा 28% टैक्स है और जो सामान्य उपयोगी वस्तुएं हैं उनके ऊपर 5% की दर से ही टैक्स है।
यहां तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन आया, हमने पढ़ा, हमने कहा अभी तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे टैक्सेस जो हैं सब्स्यूम्ड कर दिए, खत्म कर दिए थे अपने। तो ऐसे कौन से टैक्सेस हैं सब्स्यूम का मतलब समाप्त कर दिए गए, समाहित कर दिए गए। ऐसा नहीं कि केवल केंद्र सरकार ने की, स्टेट गवर्नमेंट ने भी करे। तो एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे एग्जाम में कि ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम्ड हो गए हैं। तो पहला है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम। एडिशनल एक्साइज ड्यूटीज, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट में जो थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, सीवीडी को बोलते हैं बेटा, काउंटर वेलिंग ड्यूटी, स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटीज खत्म हो गई हैं। सेंट्रल एंड सेल टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस, ये सब खत्म हो गए। स्टेट गवर्नमेंट ने कौन से टैक्सेस छोड़ दिए? स्टेट गवर्नमेंट ने छोड़ा स्टेट एंटरटेनमेंट टैक्स। सबसे पहले स्टेट एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज लगाती है उसको छोड़ दीजिए, वो वाला नहीं हटा। दूसरा वैल्यू एडेड टैक्स जिसे वैट बोलते थे। तीसरा सेल टैक्स, ये सेल टैक्स था उससे पहले नाम, यूपी सेल टैक्स, राजस्थान सेल टैक्स, वो सब खत्म हो गया। उसके बाद वैल्यू एडेड टैक्स आया और वो भी खत्म हो गया। लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, टैक्सेस ऑन लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग के ऊपर जो टैक्स था वो सब सब्स्यूम्ड हो गया। इसके अलावा स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस भी सब्स्यूम्ड हो गए। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से, ये आपको समझ में आ गया कि कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए हैं। मैं दोबारा से बोल देता हूं, सेंट्रल ने कौन से करें? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, सीवीडी, स्पेशल सीवीडीज, सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड, इसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ सब्स्यूम कर दिए थे, जो स्टेट एंटरटेनमेंट टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, सेल टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट्स है, टैक्स ऑन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग और स्टेट सरचार्जेस। अब अगला प्रश्न आता है, क्या सारे ही खत्म हो गए? जवाब है नहीं, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम नहीं हुए, मतलब जो समाहित नहीं किए गए, जिनको हटाया नहीं गया, जो आज भी वर्तमान में जीएसटी के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की बेसिक कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट की लगती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी और सेफगार्ड ड्यूटी, ये आज भी कंटिन्यू हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या अभी समाहित नहीं किया? स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, स्टैंप ड्यूटी, स्टेट प्रोफेशनल टैक्स भी लगाती है जो लोग जॉब करते हैं, जैसे हरियाणा में लगा है, मोटर व्हीकल टैक्स, इनके ऊपर इन टैक्सेस को सब्स्यूम्ड नहीं किया गया है, आज भी वर्तमान में है। यहां तक क्लियर है? आगे चलते हैं। अब अगला आइटम है, ऐसे कौन से टैक्सेस हैं। अभी हमने कहा कि कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो समाहित हो गए, सब्स्यूम्ड हो गए, कुछ ऐसे टैक्सेस हैं जो सब्स्यूम्ड ही नहीं हो गए। इसके अलावा भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी भी जीएसटी के परव्यू से बाहर रखी गई हैं। जैसे अभी हमने बताया था अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, मानवीय उपभोग के लिए जो शराब है वो मानवीय उपभोग, मानवीय उपभोग बार बार बोल रहा हूं। जैसे आप स्पिरिट खरीदते हैं उसमें भी अल्कोहल होता है, और जो मेडिकली और टॉयलेटरी पर्पस के लिए यूज होता है उसको नहीं बोल रहे हम, ये बोल रहे हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो शराब मिलती है वह शराब आउटसाइड ऑफ द जीएसटी है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये भी आउटसाइड हैं, लेकिन पेट्रोलियम के लिए अभी जब जीएसटी काउंसिल में सहमति होगी तब ये शामिल करने की बात है। तीसरा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत जो है, बिजली जो है, उसे भी जीएसटी के क्षेत्र से बाहर रखा गया है। यहां तक क्लियर है?
अभी तक आपने पढ़ा कि जीएसटी क्या है, कैसे आया, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम्ड हो गए, कौन कौन से टैक्सेस सब्स्यूम नहीं हुए। अब अगला आता है कि जीएसटी लगाने का क्या उद्देश्य था, सरकार ने इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज क्यों किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सरकार के द्वारा वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी थी, वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी लागू करनी थी, क्योंकि जब एक देश है तो एक ही कर होना चाहिए था। इसको समझें कैसे। पहले क्या होता था, उत्तर प्रदेश में टैक्स की दर अलग थी, एक ही उत्पाद उत्पाद एक ही है, देखिए दिल्ली में अलग है, हरियाणा में अलग है, नेबरिंग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तीनों राज्य। अब होता क्या था कि अगर किसी उत्पाद का, किसी प्रोडक्ट का टैक्स रेट जिस राज्य में कम होता था, लोग वहां से खरीदना पसंद करते थे। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे उत्तराखंड में टैक्स का रेट कम था रजिस्ट्रेशन का व्हीकल्स के, और दिल्ली ज्यादा था या उत्तर प्रदेश ज्यादा था, तो लोग वहां रजिस्ट्रेशन कराना पसंद करते थे अपनी गाड़ियों का। अब वन नेशन वन टैक्स है, आप पूरे भारत में कहीं भी कराइए, उत्तर प्रदेश कराइए, दिल्ली कराइए, राजस्थान कराइए, हरियाणा कराएं, कहीं भी। तो वन नेशन वन टैक्स का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि पूरे देश में एक वस्तु पर एक ही दर से कर लगता है। दूसरा एक उद्देश्य ये था जीएसटी लागू करने का, इरेगुलरिटीज इन टैक्स एविशन एंड टैक्स सिस्टम। एक्चुअली जो टैक्स के अंदर इरेगुलरिटीज हो गई थी, कैसे होती थी, लेन देन में मैनुअलाइजेशन, मैनुअल ज्यादा था, कैश सिस्टम ज्यादा था, डिफरेंट टैक्स रेट जैसे मैंने भी बताया। तो ऐसी स्थिति में जो इरेगुलरिटीज थी टैक्स सिस्टम की, उनको खत्म किया गया। कैसे, लेन देन को इलेक्ट्रॉनिक डिजिटलाइज कर दिया गया, और उसके मॉनिटरिंग सिस्टम एक अच्छा इंपैक्ट बनाया गया, जिससे कि सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि बेटा टैक्स की सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो गया इलेक्ट्रॉनिक होने से। दूसरा, इससे टैक्स इवेशन मुश्किल हो गया, क्योंकि एक चेन बन गई प्रॉपर, सारा डाटा एक पोर्टल पे आ गया, तो बहुत मुश्किल है टैक्स को चोरी करना। तीसरा है टू रिड्यूस नंबर ऑफ टैक्सेस, क्योंकि बहुत सारे पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, प्रवेश कर। तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में इतने सारे टैक्सेस को व्यापारी को देखना, उसकी गणना मुश्किल लगती थी उसे। प्रशासनिक स्तर पर टैक्स के इकट्ठा करने की लागत ज्यादा थी। तो इतने सारे टैक्सेस को सबसूम करके हमने जीएसटी बनाया, तो टैक्स की कलेक्शन की कॉस्ट कम हो गई। तो इसलिए ये लाभ हुआ सबसे बड़ा कि व्यापारी को भी सुविधा हुई कि इतने सारे टैक्सेस को हटा के जीएसटी बनाया गया, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ टैक्सेस। चौथी बात ट्रांसपेरेंसी की है। एक्चुअली सेंटर और स्टेट के बीच में ये पता नहीं लगता था कि राजस्व कितना आया, आंकड़ों में हेराफेरी हो जाती थी, मैनुअली सिस्टम पे गलतियां हो जाती थी। अब चूंकि इलेक्ट्रॉनिक है, तो फाइनेंशियल जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं। पांचवा उद्देश्य था कास्केडिंग इफेक्ट खत्म करना। कास्केडिंग इफेक्ट क्या था, कर के ऊपर कर। एक्चुअली जीएसटी से पहले माल और सेवाओं पर बेटा केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग स्टेजेस पे टैक्स लगाती थी। तो इससे क्या होता था, कर पर कर लगाया जाता था, और माल के मैन्युफैक्चरिंग स्टेज से लेकर बिल्कुल फाइनल कंजम्पशन तक इतने स्टेजेस पे टैक्स लगता था कि टैक्स का भार जनता के ऊपर बढ़ गया। इसे बोलते हैं चक्रवर्ती प्रभाव टैक्स का। और उसमें अब प्रभाव इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट।
तो जीएसटी के आने से ये एलिमिनेट हो गया। कैसे? क्योंकि पहले क्या होता था, कुछ करों का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था, तो वो पास ऑन होता था करदाता के ऊपर, मतलब कंज्यूमर के ऊपर। तो कंज्यूमर को ही देना पड़ता है अल्टीमेटली इनडायरेक्ट टैक्स, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो ये कास्केडिंग इफेक्ट कम होने से कॉस्ट भी कम हो गई है। छठा हमने बोला है कि टू मेंटेन एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। देखिए 160 देशों ने लागू कर रखा है प्लस ने, तो हमें भी अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बराबर खड़ा होना है, तो उसके लिए हमें भी तो कुछ परिवर्तन करना होगा। तो इसलिए भी भारत में इस परिवर्तन को किया गया। सातवां था टू इंक्रीज रेवेन्यू। एक्चुअली सप्लाई के हर ट्रांजैक्शन में जितना वैल्यू आप बढ़ाते हैं, व्यापारी बढ़ाएगा, सरकार को उस पर कर मिलता है, और कर मिलता है तो राजस्व की वृद्धि होती है, आय बढ़ती है। और चूंकि एक कंप्यूटरीकृत सिस्टम है हमारे पास, तो इससे टैक्स की चोरी नहीं हो रही है और हमें सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिल रहा है। आठवां हमारा जो उद्देश्य था वह है फर्स्ट पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट का मिक्सचर तैयार करना। इसका मतलब क्या होता है ये समझिए। एक्चुअली उत्पादन से लेकर अंतिम तक एक HSN नंबर होते हैं। प्रत्येक उत्पाद में जो रॉ मटेरियल लगा, हर एक का एक HSN नंबर एक्साइज डिपार्टमेंट ने दिया हुआ है। तो प्रत्येक चरण में पूर्तिकर्ता के द्वारा, सप्लायर के द्वारा माल के मूल्य में वृद्धि होने पर कर चुकाया जाता है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पहले है, अब उद्देश्य है, क्योंकि पहले जो कर चुकाया गया है उस कर की छूट मिलेगी। वैल्यू एडिशन पे केवल टैक्स देना है व्यापारी को। एक उदाहरण से समझते हैं, समझ में आएगा आपको। सपोज एक टेलर ने 500 रुपए का कपड़ा खरीदा, 5% की दर से उसने जीएसटी पे करी, तो उसने 500 रुपए का बेटा 5%, 25 रुपए जीएसटी पे करी, तो टेलर की कॉस्ट कितनी हो गई? 525। बाद में उसने शर्ट को 800 रुपए में बेच दिया। तो अब आप ये बताइए, 5% की जीएसटी तब उसने कस्टमर से ली, तो 840 का हो गया, नहीं हो गया? रिटेलर को बेची किसी, सपोज उदाहरण लेते हैं, 500 रुपए में टेलर ने कपड़ा खरीदा, 25 रुपए जीएसटी दी, 525 हो गई उसकी कॉस्ट। उसने 800 रुपए में 275 ऐड करके 800 रुपए में रिटेलर को बेच दी। रिटेलर से को बेची तो 840 रुपए हो गए। देखिए एक सीधी सी बात है, उसके पास कितने पैसे हैं? 840। उसने टैक्स कितना इकट्ठा किया? 40 रुपया। 800 में 5% 40 रुपए, और उसने टैक्स कितना पे कर दिया था? 25 रुपया। तो 40 - 25, अब टेलर केवल 15 रुपए दे देगा। देखो ये कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। अब रिटेलर ने 840 में वो शर्ट खरीद कर 950 रुपए में बेच दी, तो रिटेलर ने कितना पे किया था? 40 रुपया। जब उसने 950 में 5% जीएसटी 47 रुपए 50 पैसे लगाई, तो उसने 997.5 वसूले, अर्थात उसने 48 रुपए, सुविधा के लिए हम मान लेते हैं 48 रुपए उसने टैक्स के वसूले जीएसटी के। तो 40 उसने ऑलरेडी रिटेलर ने दे दिए थे, तो अब उसके पास 8 रुपए उसे देने हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट और फाइनल पॉइंट का जो मिक्सचर तैयार किया गया, जिससे टैक्स की चोरी को रोका जा सकता है बहुत आसानी से। इसके अलावा समान व्यापारिक अवसर दिए गए। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक उत्पादक और व्यापारी को समान अवसर मिले। राज्यों की प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। कहीं भी आप पूरी फैक्ट्री लगाइए, पहले एक बहुत बड़ी समस्या थी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कर, उत्पादन एक जगह किया, बिक्री एक जगह कर रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत सी हो रही है। अब क्या है भाई, पूरे देश में आप कहीं उत्पादन करिए और कहीं भी बेचिए, टैक्स का कोई समस्या ही नहीं है, एक ही दर है पूरे, कोई समस्या नहीं है व्यापारी को। तो एक, अगर आप इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो कहीं भी लगाइए, जहां सुविधा मिलेगी वहां लगाइए, जहां अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वहां लगाइए, क्योंकि कर की दर तो एक है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज आपको नजर आ रहा है। परिवहन समय में कमी, क्योंकि पहले क्या होता था, जब स्टेट वाइज सामान जाता था तो चेक पोस्ट होती थी, आपने देखा होगा चेक पोस्ट होती।
वहां खड़े रहते थे ट्रक, क्लियरेंस मिल रही है, वेट कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, उसमें चेकिंग हो रही है, तो फॉर्म सी और फॉर्म ओडिंचास दिखा रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो जीएसटी के आने से सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि ये चेक पोस्ट खत्म कर हो गई, तो पूरा देश एक दस। अब क्या है कि आपको क्लियरेंस नहीं लेनी, आपको ऑनलाइन एक ई वे पास बनाना है, ई वे बिल बनाना है। आपने ई वे बिल बनाया और सामान लेके चल दिया, उसकी अपनी शर्तें हैं, वो अलग बात बात में बताया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि इससे समय की बचत हुई, परिवहन में समय कम लगने लगा, माल जल्दी पहुंचने लगे सामान। इसके अलावा है सेल्फ असेसमेंट। एक्चुअली इसमें क्या है, आपको रिटर्न फाइल करनी है, ऑनलाइन रिटर्न, जैसे इनकम टैक्स की फाइल होती है वैसे ऑनलाइन इसकी रिटर्न फाइल होती है। बार बार आपको कर विभाग के चक्कर नहीं लगाने, पूर्तिकर्ता सप्लायर ने अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑनलाइन दे दी। अगर कोई आप कहोगे सर वो गलत इंफॉर्मेशन देगा, तो भाई गलत देगा तो वो अपने लिए गलत देगा ना, दूसरे के लिए थोड़ी देगा। सरकार जो है स्क्रूटनी करेगी, रैंडमली अगर गलती पकड़ी गई तो उसकी चेकिंग हो जाएगी। तो ये आज आपने समझा कि व्हाट इज जीएसटी, जीएसटी का इतिहास, जीएसटी का उद्देश्य। अगले लेक्चर में हम आगे का पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे। आशा है आपको ये समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप इसे पढ़िए, नोट करिए। हैव ए नाइस डे।